मैं 21 साल की हुई तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे माँ-बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे और मैं बिना किसी सहारे के सड़कों पर भटक रही थी। भूख ऐसी चीज़ है जो इंसान से सोचने की हालत छीन लेती है और उसी हालत में एक दिन मेरी किस्मत ने मुझे ऐसे आदमी से मिलवाया जिसकी सच्चाई जानने में मुझे बहुत वक़्त लगा। मेरा नाम शालिनी है। मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, जहाँ पर दिन पैसों की तंगी और हालातों की लड़ाई चलती रहती थी। हम एक तंग बस्ती में रहते थे, जहाँ लोग मेहनत तो बहुत करते थे लेकिन ज़िंदगी फिर भी आसान नहीं होती थी। बचपन से मैंने माँ-बाप को संघर्ष करते देखा और वक्त से पहले जिम्मेदारियां समझ ली, लेकिन हालत ने कभी साथ नहीं दिया। पहले माँ बीमार पड़ी, फिर पिता भी कुछ महीने में दुनिया छोड़ गए। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। जिस कमरे में हम रहते थे वह भी किराए का था। मकान मालिक ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और मुझे बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी सड़क पर आ गई थी। मैं कभी बस स्टैंड पर बैठ जाती, कभी मंदिर के बाहर रात गुजार देती। खाने के लिए कूड़े के डिब्बों से मैं झाँकना पड़ता और हर गुजरता दिन मुझे और कमज़ोर बनाता जा रहा था। उसी हालत में एक दिन एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी में एक सह-बर्बाद सा व्यक्ति उतरा। उम्र करीब 40 साल होगी, कपड़े साफ और बोलचाल में रौब था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं डर गई, क्योंकि सड़क पर अकेली लड़की के लिए हर अनजान आदमी खतरा लगता है। उसने बहुत शांत आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने झूठ नहीं बोला, सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे घर के काम के लिए एक लड़की चाहिए, रहना खाना सब मिलेगा, क्या तुम काम करोगी? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह मुझे जानता भी नहीं था। मैंने डरते डरते पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों ले जाना चाहते हैं? उसने कहा, मजबूरी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। अगर भरोसा करना चाहो तो चलो, नहीं तो यहीं छोड़ देता हूँ। मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। भूख मेरे फैसले पर भारी थी और मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने मुझे पहले कपड़ों की दुकान पर ले जाकर साधारण लेकिन अच्छे कपड़े दिलवाए, फिर एक सैलून में रुकवाया ताकि मैं ठीक दिख सकूं। जब मैं आईने में खुद को देखा तो जैसे मैं एक इंसान बन गई हूँ। उसके बाद हम एक बड़े से बंगले में पहुंचे। वह घर बहुत शांत था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा शांत। उसने बताया कि वह यहाँ अकेले रहता है और घर की जिम्मेदारी मुझे संभालनी होगी। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया और साफ साफ कहा कि उनका निजी कमरा और बेसमेंट मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले कुछ दिन सब सामान्य था। मुझे रहने की जगह मिली, खाना मिला और पहली बार मुझे लगा कि ज़िंदगी शायद मुझे दूसरा मौका दे रही है। लेकिन जल्दी कुछ बातें मुझे अजीब लगने लगी। रात के समय वे अक्सर बाहर जाते और देर रात तक किसी युवक को अपने साथ लेकर आते। दोनों उनके कमरे में चले जाते और कुछ देर बाद अजीब सी आवाज़ आती जो डर पैदा करती थी। मैं समझ नहीं पाती कि अंदर क्या हो रहा है। सुबह जब मैं वहाँ काम करती तो वह युवक कहीं नज़र नहीं आता। मालिक अकेले कमरे से बाहर आते और ऐसा व्यवहार करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर बार कोई अलग युवक, हर बार वही समस्या। माहौल मेरे मन में डर और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं फिर से सड़क पर आ जाऊंगी। मैंने ये भी गौर किया कि मालिक का व्यवहार मेरे साथ हमेशा सम्मानजनक रहा। उन्होंने कभी मुझे गलत तरीके से बात नहीं की, बल्कि अक्सर मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाते, ज़रूरत की चीज़ें दिलवाते और एक दिन तो उन्होंने मुझे मोबाइल भी दिला दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क कर सकूं। और ये सब देखकर मेरा दिमाग और उलझ गया। अगर वह बुरे इंसान हैं तो मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? लेकिन फिर जो वे युवक जो हर रात आते और सुबह गायब हो जाते, उनका क्या सच है? मैंने खुद से कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है, लेकिन अगर सच में कुछ गैरकानूनी हो रहा है तो चुप रहना भी अपराध है। इसी उधेड़-बुन में दिन बीतते रहे और मेरा डर धीरे-धीरे एक सवाल में बदल गया कि आखिर उस कमरे और बेसमेंट में ऐसा क्या है जिसे मुझे छुपाया जा रहा है, और क्या मेरी खामोशी किसी और की ज़िंदगी को खतरे में डाल रही है? यहीं से मेरी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं इस रहस्य की सच्चाई ज़रूर जानूंगी। उस दिन के बाद मेरे मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था। मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि आखिर हर रात अलग अलग युवक उस कमरे में क्यों जाते हैं और सुबह होते ही गायब कैसे हो जाते हैं। शुरू में मैंने खुद को समझाया कि शायद वह लोग उनके रिश्तेदार होंगे या किसी काम से आते होंगे, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे सुबह दिखाई देते या कम से कम घर से बाहर जाते हुए नजर आते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मालिक हमेशा अकेले ही कमरे से बाहर आते थे और उनका चेहरा बिल्कुल सामान्य होता था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं अपने काम में लगी रहती, लेकिन दिमाग उसी कमरे के बारे में सोचता रहता। धीरे धीरे मैंने ये भी नोटिस किया कि वे युवक हमेशा 18 से 22 साल के आसपास के होते थे और अधिकतर साधारण परिवार से लगते थे। मालिक दिन में अक्सर बाहर जाते और शाम को वापस लौटते, फिर रात को वही सिलसिला दोहराया जाता। एक रात हिम्मत करके मैंने खुद से कहा कि डर कर चुप रहना सही नहीं है, लेकिन बिना सबूत कुछ कहना भी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैंने समझने का फैसला किया। मैं जानबूझकर देर रात तक जागने लगी ताकि आवाज़ों को ठीक से सुन सकूं, लेकिन आवाज़ें साफ नहीं होती थी, बस किसी की मशीन के चलने जैसी और कभी कभी हल्की बातचीत जैसी लगती थी। कई बार मुझे लगता कि शायद कोई मेडिकल इलाज चल रहा होगा, लेकिन फिर सवाल आता कि अगर इलाज है तो इतना छुपा कर क्यों किया जा रहा है, और सुबह मरीज कहाँ चले जाते हैं। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि अब से वे अपने कमरे की सफाई खुद नहीं करेंगे, बल्कि मैं कर दिया करूं। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मुझे पहली बार उस कमरे को देखने का मौका मिलने वाला था।
अगले दिन मुझे सुबह जब वे कमरे में मौजूद थे तब मैं अंदर गई। कमरा बहुत बड़ा और साफ था। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित था, लेकिन कमरे में बीचों बीच एक अजीब सी मजबूत टेबल रखी थी, जिस पर मोटा गद्दा लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रयोग या जांच के लिए बनाई गई हो। कमरे में कोई खून या गंदगी नहीं थी, लेकिन माहौल भारी सा लगा। बाथरूम भी बहुत आधुनिक था, लेकिन वहाँ भी कुछ अलग नहीं दिखा। मालिक मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी। बाहर आकर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन सवाल और बढ़ गए, उस टेबल का इस्तेमाल किस लिए होता था, और ये युवक सुबह कहाँ जाते हैं। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। एक रात मालिक किसी युवक को लेकर आए, और थोड़ी देर बाद कमरे से धुएं जैसी गंध आने लगी। मुझे लगा कहीं आग तो नहीं लग गई। मैं घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि मुझे याद आया कि उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि उनके कमरे और बेसमेंट में बिना बुलाए नहीं जाना है। मैं डर और जिम्मेदारी के बीच फंस गई थी। अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप रहना गलत है, और अगर मैं अंदर गई तो मेरी नौकरी और जान दोनों में खतरा पड़ सकती है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब मैं काम पर लगी तो वही हुआ जो रोज होता था। युवक कहीं नजर नहीं आया। मालिक बिल्कुल सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ नहीं ना हो। मेरा शक यकीन में बदलने लगा। मैंने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो मुझे सच जानना ही होगा, क्योंकि अगर ये मेरी कोई गैर कानूनी काम है तो मेरी खामोशी ही मुझे गुनहगार बना देगी। इसी बीच मालिक मुझ पर और ज़्यादा भरोसा करने लगे। वे मुझे बाहर के कामों में भी साथ ले जाने लगे और मुझसे अपने छोटे छोटे फैसलों पर भी राय पूछने लगे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ लोग अपने बच्चों पर अंधविश्वास के कारण तरह तरह के झूठे इलाज करवाते हैं, और मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि उनकी बातें पूरी तरह साफ नहीं थी। उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि सच्चाई कुछ और है, और वह सच बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब पीछे हटना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि हर गुजरता दिन किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता था, और मैं ये सब जानते हुए भी चुप नहीं रह सकती थी। यहीं से मैंने तय कर लिया कि अब सिर्फ देखना नहीं बल्कि सबूत इकट्ठे करना जरूरी है, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही जोखिम क्यों न उठाना पड़े। अब मेरा डर सिर्फ डर नहीं रहा था, वह एक जिम्मेदारी बन चुका था। हर रात जब एक युवक घर में आते तो मुझे ऐसा लगता जैसे किसी अनजान खतरे को दरवाजे के अंदर आते देख रही हूँ। मैं सोने का नाटक करती, लेकिन कान पूरी तरह सतर्क रहते थे। कमरे से आने वाली आवाज़ें अब मुझे साफ मशीनों की लगने लगी थी, जैसे कोई उपकरण चल रहा हो। और कभी कभी हल्की सी खांसी या कराहने जैसी आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन वह दर्द नहीं बल्कि बेहोशी की हालत जैसी होती थी। एक रात हिम्मत करके मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर झाँकने की कोशिश की। मालिक अपने कमरे की तरफ जाते हुए दिखे, और उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वह बैग पहले कभी मैंने नहीं देखा था। अगले दिन जब वे बाहर गए तो मैंने ध्यान दिया कि बेसमेंट का ताला कुछ देर के लिए खुला रह गया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि पहली बार मुझे उस जगह को देखने का मौका मिल सकता था। लेकिन डर ने मुझे रोक लिया। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो न जाने क्या हो जाए। उस दिन शाम को उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ दिनों से मैं बहुत चुप रहने लगी हूँ, क्या सब ठीक है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि काम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थक जाती हूँ। उन्होंने मेरी बात मान ली, लेकिन उनकी नज़रें कुछ देर तक मुझ पर टिकी रही, जैसे वे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा। कुछ दिन बाद में उन्होंने मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिला दिया, और कहा कि जब वे बाहर हों तो ज़रूरत पड़ने पर मैं उनसे बात कर सकूं। यह मेरे लिए बड़ी चीज़ थी, क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी का पहला फ़ोन था। लेकिन उसी के साथ ये एहसास भी जुड़ा था कि अब मेरे पास सच रिकॉर्ड करने का एक साधन भी है। उस रात मैंने तय किया कि अगर मौका मिला तो मैं किसी तरह सबूत इकट्ठा करूंगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि जो युवक आते हैं क्या वे किसी इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि समाज में बहुत अंधविश्वास है, लोग झूठी बातों में फंस जाते हैं, और मैं ऐसे मामलों में मदद करता हूँ। उनकी बातों में आत्मविश्वास था, लेकिन सच्चाई नहीं थी, क्योंकि मैंने जिन बस्तियों में ज़िंदगी बिताई थी वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। वह किसी और ही खेल की बात कर रहे थे। उस रात मुझे एक और बात समझ आई कि कमरे में आने वाला धुआं किसी पूजा या इलाज का हिस्सा नहीं था, बल्कि किसी के होश को ख़त्म करने का तरीका हो सकता है। क्योंकि जिस रात वह धुआं फैलता है उस रात मैं खुद अजीब सी नींद में चली गई थी। अब मेरे मन में कोई शक नहीं बचा था। कुछ गलत हो रहा था, और बहुत संगठित तरीके से हो रहा था। मैंने अपने कमरे में बैठकर बहुत सोचा कि क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन बिना सबूत मेरी बात कौन मानेगा। मैं खुद एक साधारण लड़की थी, और जिन लोगों की बात कर रही थी वे बाहर से बहुत इज्जतदार लगते थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि पहले मुझे ठोस सबूत चाहिए। अगले कुछ दिनों तक मैं मालिक के हर कदम पर नजर रखने लगी। मैं ये देखने लगी कि वे किन लोगों से मिलते हैं, किस इलाके से युवक आते हैं, और किस समय उन्हें वापस भेजा जाता है। एक बात साफ थी, वे युवक सुबह होते ही किसी न किसी तरह घर से बाहर ले जाए जाते थे, लेकिन मुख्य दरवाजे से नहीं। एक दिन मैंने बालकनी के पास देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ एक दूसरा रास्ता है जो बाहर की गली में खुलता है। शायद उसी रास्ते से उन युवकों को भेजा जाता है, ताकि किसी को शक न हो। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, उस कमरे और बेसमेंट में असल में होता क्या है, और कौन लोग इस काम में शामिल हैं।
मैं जानती थी कि सच जानने के लिए मुझे खुद खतरे में डालना होगा, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था, क्योंकि अगर मैं आज चुप रही तो कल किसी और की ज़िंदगी इस अंधेरे में खो सकती थी। और इसी डर के साथ मैंने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। अब मैं हर कदम बहुत सोच समझ कर रखने लगी थी, क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अगर एक भी गलती हुई तो मेरी पूरी योजना नाकाम हो सकती है। मालिक अब पहले से ज़्यादा लापरवाह हो गए थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि मैं पूरी तरह उनके भरोसे में आ चुकी हूँ। वे अब अपने कमरे को हमेशा लॉक नहीं रखते थे। कई बार देर रात को बाहर जाने से पहले मुझसे कह देते कि मैं आराम कर लूँ। यही वह मौका था जिसे मुझे इंतज़ार था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा उस धुएँ से था, जिससे लोग बेहोश हो जाते थे। अगर मैं भी बेहोश हो गई, तो सच्चाई सब कभी सामने नहीं आ पाएगी। एक दिन सफाई करते वक्त मुझे अलमारी के नीचे कुछ मास्क जैसे सामान दिखे। वे किसी साधारण चीज़ के लिए नहीं, बल्कि किसी खास गैस से बचने के लिए बने हुए लगते थे। मैंने एक मास्क चुपचाप अपने पास रख लिया और खुद से वादा किया कि सही समय आने पर इसका इस्तेमाल करूंगी। उस रात मैंने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं जल्दी सो जाऊंगी। मालिक ने बिना ज़्यादा सवाल किए हामी भर दी। जैसे ही घर शांत हुआ, मैं दबे पाँव उनके कमरे में चली गई और एक कोने में खुद को छुपा लिया। दिल भी इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था आवाज़ बाहर तक सुनाई देगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और मालिक एक युवक के साथ अंदर आए। उन्होंने युवक को उस टेबल पर बैठाया और अपना लैपटॉप पर कुछ चलाने लगे। कमरे में वही मशीनों जैसी आवाज़ गूंजने लगी। फिर धीरे धीरे धुआं फैलने लगा। मैंने तुरंत मास्क पहन लिया। धुआं मेरी आंखों के सामने था, लेकिन इस बार मैं बेहोश नहीं हुई। युवक कुछ ही मिनटों में बेसुध हो गया। इसके बाद जो मैंने देखा, उसने मेरे सारे शक पक्के कर दिए। मालिक ने एक छोटा सा इंजेक्शन निकाला और युवक को लगा दिया। ये कोई इलाज नहीं था, ये किसी प्रयोग जैसा लग रहा था। इंजेक्शन देने के बाद वह बिल्कुल शांत होकर कुर्सी पर बैठ गए, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो गया कि कुछ गलत नहीं हो रहा। कुछ देर बाद उन्होंने सब कुछ समेटा और कमरे से बाहर चले गए। मैं उसी जगह जमी रही जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि वे दूर जा चुके हैं। जैसे ही मौका मिला, मैंने अपने मोबाइल से कमरे और उस टेबल की वीडियो रिकॉर्ड कर ली और इंजेक्शन की शीशी की फ़ोटो भी ले ली। अब मेरे पास सबूत था, लेकिन अभी भी खतरा ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ये सब पुलिस को तक सुरक्षित पहुंचाना था। अगली सुबह वही हुआ जो रोज़ होता था। युवक को बालकनी वाले रास्ते से बाहर ले जाया गया और घर में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैं जानती थी अब एक पल की देरी किसी और की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है। उस दिन मैं मालिक बाहर गए तो मैंने हिम्मत करके बेसमेंट का दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ कई तरह के केमिकल, बोतलें, उपकरण और दवाइयों के पैकेट रखे हुए थे। ये साफ था कि यहाँ किसी गैर कानूनी चीज़ बनाई जा रही थी। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और खुद को संभाला। अब मुझे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ शक नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध है और इसे रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़े। अब अगला कदम सिर्फ एक था। पुलिस अब मेरे पास डर से ज़्यादा हिम्मत थी, क्योंकि सच्चाई मेरी आंखों के सामने थी और सबूत मेरे हाथों में थे। उस दिन जब मालिक घर से बाहर निकले, तो मैंने एक पल भी नहीं गंवाया, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और एक एक बात पुलिस को बताई। शुरू में वे मेरी बातों से ध्यान से सुनते रहे। फिर जब मैंने उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो और इंजेक्शन की शीशी उनके सामने रखी, तो उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही थी, ये एक गंभीर अपराध का मामला बन चुका था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, योजना बनाई और उसी रात बिना किसी शोर के बंगले पर छापा मारा। मालिक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बेसमेंट में बड़ी मात्रा में गैर कानूनी दवाइयाँ, केमिकल और उपकरण बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल युग पर अवैध परीक्षण के लिए किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि वह लोगों को के अंधविश्वास का फायदा उठाकर खुद को मददगार बताता था और तथाकथित इलाज के नाम पर खतरनाक ड्रग्स का प्रयोग करता था। कई परिवारों को यह कहकर गुमराह किया गया कि उनके बच्चों पर किसी तरह का प्रभाव है, जबकि असल में उन्हें जानबूझकर नशे की हालत में पहुंचाया जाता था ताकि डर पैदा हो, वे उसके जाल में फंस चले जाएं। पुलिस ने सभी पीड़ित युवकों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा और समय रहते उनकी जान बच गई। जब मुझे बताया गया कि मेरी वजह से यह पूरा गिरोह पकड़ा गया, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मेरी आवाज़ की कोई कीमत है। मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई और उसका पूरा नेटवर्क उजागर होने लगा। कुछ दिन बाद पुलिस ने मुझसे कहा कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है और समाज की भलाई के लिए जो मैंने किया वह सराहनीय है। उन्होंने मेरे रहने और काम की व्यवस्था में भी मदद की, ताकि मैं दोबारा बेघर न हो जाऊं। आज मैं एक साधारण लेकिन सुरक्षित ज़िंदगी जी रही हूँ और जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो यही सोचती हूँ, अगर मैं चुप रह जाती तो न जाने कितनी ज़िंदगियाँ अंधेरे में खो जाती। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए एक सीख है जो गलत होते देख रहे हैं और खामोश रह जाते हैं। अगर कभी आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो डर के बावजूद सत्य का साथ दीजिए, क्योंकि एक इंसान की हिम्मत कई ज़िंदगियाँ बचा सकती है। दोस्तों, ऐसी सच्ची सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और समाज को बेहतर